everyone, I'm Zag, your biology educator on Eat Rank Plus channel. Let's quickly get started with the mind map of human reproduction chapter. One shot हम already कर चुके हैं डिटेल में और स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट माइंड मैप. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे इनिशियली क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. हमारे पास है टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये चार चीजों के बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है. टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये आपके हार्मोन्स बना रहे हैं, गैमीट्स बना रहे हैं. एसेसरी डक्ट्स में हमने कौन कौन सी डक्ट्स पढ़ी है. सो दीज आर द टेस्टिस जो कि स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू रिड्यूस द टेम्परेचर दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द एब्डोमिनल टेम्परेचर और वी कैन से द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज स्पर्म्स को प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए. नाउ टेस्टिस के अंदर बेटा आपके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं एंड दीज आर बीइंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर अ लॉट ऑफ आपकी यहाँ पे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिन्हें हम कहते हैं वो फाइनली कनेक्ट करती है हमारी एसेसरी डक्ट से जो कि ट्यूब्यूल्स की तरह यहाँ एक्ट कर रही है. सबसे पहले इनिशियली वी हैव द रेटिटेस्टिस, देन वी हैव द वासा फ्रेंचिया, then we have this epididymis C-shaped structure, retidestis, vasa frenchia, epididymis, and the last portion of this is known as the vas deferens, which eventually joins the your common duct or we can say the urethra. ठीक है, वो बाद में जाके यहाँ पे ऊपर से जाके ज्वाइन करती हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियली रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस. इसका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे पता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ ये वास डेफरेंस लूप होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से. ये हमारे सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, इनमें ज्वाइन करेगी और यूरेथ्रा के अंदर कॉमन डक्ट के साथ में एंटर करने वाली है. साथ में यहाँ पे आपके ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी इसी सेम डक्ट यानी कि यूरेथ्रा के अंदर रिलीज होती है, इसीलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं. सेमाइनल वेसिकल्स इज अ पेयर एंड प्रोस्टेट एक सिंगल होता है और ये मटर के दाने जैसे हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द मेल्स. Now इसके अलावा external genitalia is the penis which is made up of your corpus spongiosum which is just the center वाला जो आपका टिश्यू रहता है और इसके साइड में आपके दो टिश्यूज होते हैं that is corpus cavernosa. So we have two types of these erectile tissue which are present in the penis और ये penis के erection के लिए responsible होता है. इसके end में बेटा glans penis होता है, that is the end part of the penis and it has loose fold of skin जिसे हम foreskin या prepuce भी कहते हैं. नाउ अब देखो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई है. अब आगे देखो जरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. सो टेस्टिस के अंदर हमें इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नजर आती है 1 से 3. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास में दो तरह के सेल है, मेल जर्म सेल है और साथ में सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है. मेल जर्म सेल्स यहाँ पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करें यानी स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस कराते हैं एंड इसके बाहर वाली ये जो साइड होती है इसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं and these are also responsible they are carrying the interstitial cells जिनको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं and they produces our androgens that is the male hormones. तो ये तीन तरह के सेल्स आपके कहाँ पे हो गए in the seminiferous associated with the seminiferous tubule. अंदर की तरफ सर्टोली एंड मेल जर्म और बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स. राइट नाउ इसके अलावा आपके यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है एंड आपके यहाँ पे ही सेल्यूलर स्टेजेस आपको दिखेंगे जो डिफरेंशिएट करके स्पर्म्स बना रहे हैं. सो बाहर की तरफ आप देखेंगे वी हैव द मेल जर्म सेल्स जो कि बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया और उसके बाद स्पर्मेटिड्स एंड देन फाइनली द स्पर्म्स. सो these stages you will notice in the spermatogenesis process. ठीक है, मेल्स का गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में अभी उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी. राइट नाउ अब इस तरफ आते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह नजर आता है. आपके पास यहाँ पे एक सिंगल यूट्रस है, इधर सर्विक्स है, ये वेजाइना है और ये दो लंबी लंबी फैलोपियन ट्यूब है. दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द एक्सेसरी डक्ट्स. राइट एंड यहाँ पे मेन आपका जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, यहाँ पे भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज द ओवरी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स एंड एट द सेम टाइम द ओवा दैट इज द फीमेल गैमीट. नाउ ओवरी का भी एक पेयर है, अटैच होती है आपके यूट्रस से और लिगामेंट्स की मदद से, यूट्रस से और पेल्विक रीजन से ये अटैच होती है. ठीक है एंड इसकी कवरिंग्स क्या क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये इसकी कवरिंग्स होती है.
राइट और अगर बात करते हैं टेस्टीज की, तो टेस्टीज का भी हमने 3 कवरिंग्स की बात की थी, वैस्कुलरिस, वजाइनलिस एंड योर एल्बुजिनिया, वहां पे भी ये रहती है। नाउ सो दिस इज आपका, अगर बात करते हैं यूट्रस की, दिस पार्ट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज फंडस, द अबव पार्ट, दिस मेन पार्ट इज नोन एज बॉडी एंड सर्विक्स इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। So yeah, yes, cervix is actually the part of the uterus only. It's the last part of the uterus. Fallopian tube की बात करें तो इसके भी कुछ parts हैं, यहाँ पे funnel shape structure होता है जिसको infundibulum कहते हैं. This is ampulla, the broader area, and the last is isthmus, which is opening into your uterus. Now, अब बात करते हैं यहाँ पे walls of uterus की. So uterus की walls की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है? The outer one, that is the perimetrium, the middle one, that is the myometrium, and then you have the innermost, that is the endometrium, right? So myometrium is the one which is actually going under the contraction during the childbirth, and endometrium is the one which is actually responsible for, you know, the cyclical changes during the menstruation process, right? Now अभी देखो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है? सो मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मैंने डायग्राम बना रखा है, जो आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं समझ में आता, बट यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड, और थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो वन शॉट फॉर दैट, राइट? सो आउटर वन इज द मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यूज होती है, प्यूबिक हेयर से बनी है। इसके जस्ट नीचे आपके पास में 2 लेयर्स होती है, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, दीज आर आल्सो नोन एज द अपर एंड द लोअर लिप्स। बेटा माइनोरा जहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, एंड इट इज एनालॉगस टू द पीनस ऑफ द मेल्स बिकॉज इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन। नाउ अंदर की तरफ यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक वजाइनल ओपनिंग है, दैट इज द यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड द वजाइनल ओरिफाइस, एंड इन्हीं के आजू बाजू में आपके 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है और आपका बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है, दैट इज एट द ओपनिंग्स ऑफ योर वजाइनल ओरिफाइस, ठीक है? वहां पे बार्थोलिन्स ग्लैंड व्हिच इज द ग्लैंड फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Okay, understood. So this is all about, so yeah, labia majora and minora both are made up of the fleshy folds, दोनों ही fleshy folds से बने होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मैमरी ग्लैंड। सो मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट यू आर गोना ऑब्जर्व इट, यहाँ पे इस तरह का आपका जो है एक मैमरी ग्लैंड नजर आता है जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, and these are actually responsible for producing the milk during the lactation period. As soon as the childbirth occurs, the mothers start lactating. In fact, end of the pregnancy में ही ये milk production उनके mammary glands में produce होना चालू हो जाता है. So now it is divided into several compartments. 15 से 20 इस तरह से lobules होते हैं, mammary lobules जिन्हें हम कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स, इन हर एक लोब्यूल के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे एल्वेलाई दिखेंगे which are full of your we can say milk से भरे हुए हैं, ठीक है? These are made up of the milk and these are connected firstly initially with the mammary tubule, then the lactiferous duct, उसके बाद में wider opening आती है ampulla, and then leading to the lactiferous duct and finally the nipple, ठीक है? जहां से the milk is being sucked out. अंडरस्टूड। एंड बेटा यहाँ पे आपका इनहिबिटरी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है which is actually the hormone. So as soon as the mother stop feeding the baby, तो ये इनहिबिटरी पेप्टाइड वहां पे रिलीज होने लगता है एंड स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। और मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड मिल्क को वहां से रिलीज आउट कराने के लिए, ऊज आउट कराने के लिए during the suction process by the baby, that is the oxytocin hormone which causes the contraction of the smooth muscles of the mammary glands. Right now, gametogenesis की जब हम बात करते हैं तो gametogenesis में what is actually happening is we have the spermatogonia. This undergoes the meiotic process, the meiotic division. सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, एंड उसके बाद फाइनली मेरे पास 4 स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आते हैं इस तरह से, which further differentiates and form your spermatozoa, or we also call them as sperms. This specific process now, this is known as spermiogenesis. This entire process is known as spermatogenesis. And then beta, ये जो आपके sperms होते हैं initially immature होते हैं, and they are you know intact in the Sertoli cells. इनका जो head होता है Sertoli cells के अंदर ही embedded रहता है. तो जब तक वो mature हो रहे हैं और mature होने के बाद finally जब वो seminiferous tubule से बाहर निकलते हैं, that process is known as spermiation.
Okay, now if we talk about your the oogenesis process, so oogenesis process actually आपके fetal life में ही शुरू हो जाता है, unlike the spermatogenesis जो कि puberty hit होने पे ही start होता है. The spermatogonia starts forming during the puberty, but oogonia has already formed during your fetal life, यानी before birth ही ये form हो जाते हैं, and वहाँ पे उनके जितने भी ये इवन द आपका मियोसिस भी स्टार्ट हो जाता है, बट ऑल द प्राइमरी आपके जो oocytes होते हैं वो प्रोफेज 1 के स्टेज पे ही आके अरेस्ट हो जाते हैं, और जब प्यूबर्टी हिट होगा तब जाके इनके फर्दर डिवीजन स्टार्ट होती है. तो इनिशियली दे विल अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जहाँ पे हमको सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है, लेकिन इनका डिवीजन अनइक्वल है. हमने देखा यहाँ पे डिवीजन इक्वल था, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि द पोलर बॉडीज हैव to degenerate later on, so that is why they have a very less cytoplasmic content. Secondary oocyte will undergo the second meiotic division. We will have a ova from here, यहाँ से हमें ova मिलेगा, and this secondary secondary oocyte जो है इसका डिवीजन तब तक नहीं होता जब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती, जब तक स्पर्म का जाके वहां फ्यूजन नहीं होता. सो द एक्चुअल एंट्री ऑफ द स्पर्म लीड्स टू द दिस फर्टिलाइजेशन हियर and leading to the second meiotic division. तब तक it will arrest at the मेटाफेज 2. आपका जो मेटाफेज 2 होता है वहां पे जाके सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपके ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है, एंड ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है ये इनिशियली प्रेजेंट होता है फॉलिकल्स के अंदर. वी हैव द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी फॉलिकल्स. इस तरह से हमारी फॉलिकुलर स्टेजेस होते हैं. लास्टली वी हैव द ग्राफियन विच इज द मैच्योर फॉलिकल. तो इनमें चेंजेस क्या आते हैं? इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रैन्युलोसा की लेयर्स होती है. ग्रैन्युलोसा लेयर सेकेंडरी फॉलिकल में बढ़ेंगी और साथ में एक थीका की लेयर ऐड होती है. Tertiary follicle में we have the theca interna externa, a lot of granulosa, and at the same time a fluid filled cavity which is the characteristic of your tertiary follicle, that is known as your antrum. And in the Graafian follicle again a lot of extensions of the granulosa, the thecas, and also the antrum is getting wider. और एक और चीज क्या, इस ओवा यानी ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, अभी इसका क्या होने वाला है, इसके पास में जोना पेल्यूसिडा की लेयर ऐड हो जाती है. ठीक है, हियर आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. ये मेरे पास अभी तक यहाँ तक जितनी भी स्टेजेस थी, इट वाज द प्राइमरी oocyte. Here the division occurs, we have the secondary oocyte and a polar body which is going to degenerate. यहाँ पे आके आपका जो है बाहर ये रिलीज होगा by the process of ovulation, but बेटा it is actually the secondary oocyte which is present at the metaphase 2 phase. ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये metaphase 2 पे है. और इसके बाद फर्दर जैसे ही यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी, आपका द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल अकर. ओके, नाउ अब आते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द menstrual cycle. So what is actually happening in the menstrual cycle? Let's quickly have a look. So 28 दिन की ये साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर. It starts at the puberty, which is known as menarche, and ends at your menopause, that is 50 to 55 years of age. इस दौरान ही एक कोई भी फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है. Now, अगर fertilization नहीं होती तो of course what will happen? So the endometrial lining of the uterus, it has prepared itself कि वहां पे क्या होगा, fertilization होगा. नहीं होता तो it sheds off. That happens during the initial phase, that is the first phase, जिसको हम menstruation भी कहते हैं, menses भी कहते हैं, menstrual phase भी कहते हैं. That's the first phase. 3 से 5 दिन तक ये phase चलता है. NCERT में 5 to 7 लिखा है. So it is obviously variable. Now इस दौरान कुछ भी नहीं हो रहा, ना फॉलिकल्स डेवलप कर रहे, ना कोई हार्मोन रिलीज हो रहा. अब उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफरेटिव यानी कि फॉलिकुलर फेज. इस फेज में मेरे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन में कोई चेंज नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग धीरे धीरे प्रोलिफरेट कर रही है, एंड एट द सेम टाइम एफएसएच और एलएच भी बढ़ रहा है. 14वें दिन बेटा ये सारे हार्मोन्स का सर्ज आ जाता है, एंड सबसे ज्यादा एलएच का सर्ज आता है, जिसकी वजह से ही मेरा जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल था दैट ब्रेक्स एंड रिलीज योर ओवा फ्रॉम हियर, यानी ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे.
एंड बेटा ओव्यूलेशन होते ही वी हैव एन ओवा विच इज वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, मेरा सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, ठीक है, जो कि मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है अभी, इट इज वेटिंग कि वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एंड यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हियर द योर कॉर्पस ल्यूटम इज बीइंग फॉर्म। ये कॉर्पस ल्यूटम क्या कर रहा है, दिस कॉर्पस ल्यूटम इज एक्चुअली रिलीजिंग अ हार्मोन फ्रॉम हियर, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आप देखो प्रोजेस्टेरॉन एकदम बढ़ गया, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेरे यूट्रस की लाइनिंग को और भी ज्यादा प्रोलिफरेट करने में, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज नाउ द यूट्रस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट इम्प्लांटेशन। बट अगेन इफ द fertilization does not happen, corpus luteum degenerates, progesterone comes down, progesterone देखो नीचे आ गया, और मेरी यूट्रस की लाइनिंग भी वापस से जो है कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। ओके, एंड अलोंग विद दैट मेरा जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा था वो भी बाहर आ जाता है, अलोंग विद द ब्लड, द दिस यूट्रस लाइनिंग, ठीक है, ऑल द टिश्यूज, म्यूकस, एवरीथिंग, एंड दैट इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना during the menses, that is the menstruation phase. Next students, अब आता है यहाँ पे, let's talk about the fertilization. सो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हमारी कई सारी रिएक्शंस चलती है। इनिशियली जो फर्टिलाइजेशन होता है, सबसे पहले कैपेसिटेशन होगा, यानी कि स्पर्म एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद वहां पे कुछ एक्रोसोमल रिएक्शंस चलेंगी, उसके बाद में बेटा स्पर्म की एंट्री होती है। कॉर्टिकल रिएक्शंस, एक्रोसोमल रिएक्शंस, ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, इसको समझ लेना वन शॉट के अंदर। तो इनसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होती है, एंड फाइनली स्पर्म की एंट्री होती है, जहां पे वो अपना न्यूक्लियस को रिलीज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, and it leads to the formation of, you know, a zygote, a single zygote which undergoes the cleavage and forms the different embryonic stages. Okay, let's come to the embryonic stages now. So what all are the embryonic stages? So initially we have the zygote, then we have the 2 cell, 4 cell, 8 to 16. So ये वाला जो stage होता है 8 से 16 वाला, इसको हम morula कहते हैं, we call it as morula. And then it changes to your early blastocyst and finally the late blastocyst. So this late blastocyst gets implanted. इसका क्या होता है ना, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, एंड इट लीड्स टू यू नो फर्दर इम्प्लांटेशन होने के बाद में वहां पे और फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन होता है बेटा, इम्प्लांटेशन मार्क्स द प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन का मतलब ही क्या है, प्रेगनेंसी, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है, इट एक्चुअली हैज अ टिपिकल स्ट्रक्चर, जिसमें एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है बाहर की तरफ, अंदर एक इनर सेलुलर मास है, और बाकी की खाली जगह है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। So this trophoblast actually releases the HCG hormone, that is the human chorionic gonadotrophin hormone, and this hormone is released in the urine as well. And जो आपका pregnancy kit होता है उसमें यही HCG का ही टेस्ट चलता है, ठीक है, ओके। एंड या इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चलेगा। जो अंदर का इनर सेल मास है वो इस तरह से एम्ब्रियोनिक डिस्क बना देता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 लेयर्स, अंदर वाली मेरी हाइपोडर्म, बाहर वाली एपिडर्म, एंड ये दोनों ही मिलके एम्ब्रियोनिक डिस्क बना रहे हैं। धीरे धीरे करके ये सारे जो है आपके ऑर्गन सिस्टम्स बनाने वाले हैं बॉडी के अंदर, राइट। एंड जो मेरी ट्रोफोब्लास्ट है ये भी डिवाइड कर जाती है, एक उसका अंदर वाला पार्ट दैट इज आपका साइटो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, और एक एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करने लगता है इस तरह से, जिसको हम सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इसके पास बेटा इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं जिन्हें हम क्रियोनिक विलाय कहते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक हियर, ये इस तरह से आपका जो है मदर की यूट्रस अभी नजर आती है। यहाँ पे ये मेरे यूट्रस है, दिस इज द कुरियोनिक विलाय। सो दिस लेयर एक्चुअली इज, ये कौन सी लेयर है, कुरियोनिक लेयर है, ठीक है। इसके अंदर वाली ये जो लेयर होती है इसको हम एमनियन कहते हैं। सो 4 आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, यानी एम्ब्रियो के बाहर की 4 बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स कंसिडर होती है। वन इज दिस एमनियन, देन यू हैव द कोरियन जिसमें कुरियोनिक विलाय है, देन यू हैव द योक सैक, एंड देन यू आल्सो हैव द एलेंटॉइड्स, ठीक है। योक सैक एलेंटॉइड्स का खास कोई रोल नहीं देखा गया है, ठीक है, सिंपली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है। एंड जो मेरी प्लेसेंटा यहाँ फॉर्म हो रही है दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कराती है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज और आपका जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एक्सचेंज करवाती है बिटवीन द मेटर्नल एंड द फीटल ब्लड, बोथ आर एक्सपोज टू ईच अदर एंड दे आर एक्सचेंजिंग द मटेरियल्स बिटवीन देम। एंड बाकी का आपका ये जो यूट्राइन टिश्यू है इसमें स्टूडेंट्स ये वाली
नाउ यूट्राइन टिश्यू इज एक्चुअली नोन एज डेसिडुआ, मैंने आपको बताया भी था ना। सो ये जो ऊपर वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द डेसिडुआ बेसिलिस। देन दिस वन, ये वाली आपकी कैपिलरिस होती है, एंड ये आपका जो बिल्कुल साइड में यूट्रस की टिश्यू है दैट इज द पेराइटल। और यहाँ पे बेटा विजाइना सॉरी सर्विक्स के यहाँ पे क्या, एक म्यूकस का प्लग फॉर्म हो जाता है जिससे कि द एम्ब्रियो do not fall down due to gravity. Okay, so the embryo is being protected from everywhere. Also students, इस amniotic layer के अंदर ये पूरा amnion यानी किससे, amniotic fluid से भरा हुआ है, जिसमें it has a lot of cells being shed here, right, जिसकी वजह से ही हम यहाँ से amniocentesis भी कर पाते हैं. Okay, यहीं से सैंपल लिया जाता है amniocentesis के लिए. I hope it's clear, है ना, ये सारी बातें समझ में आ गई है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, द प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर. सो प्लेसेंटा इज हैविंग बोथ मैटरनल एंड फीटल, दोनों का यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म हुआ, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस को कनेक्ट करते हैं. इस कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन दोनों जो है पास करते हैं. ठीक है, ये हमारा मैटरनल ब्लड के पूरा इसके अंदर जो है क्या है, फैल रहा है ना. मैटरनल ब्लड से पूरा फीटल ब्लड एक्सपोज रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी जैसे कि आईजीजी भी क्रॉस कर जाती है. आपने सुना होगा प्लेसेंटा क्रॉस करती है आईजीजी एंटीबॉडी, राइट. अभी क्या क्या फंक्शंस है आपकी प्लेसेंटा के, न्यूट्रिशन दे रहा है, एक्सक्रीशन करा रहा है, रेस्पिरेशन करा रहा है, बैरियर का काम है, इम्यूनिटी दे रहा है, स्टोरेज करता है आपके कुछ कुछ कंपाउंड्स की जैसे ग्लूकोज एंड एवरीथिंग, एंड इवन आपका एंडोक्राइन भी एक्ट करता है बिकॉज इट इज रिलीजिंग हार्मोन्स लाइक योर एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एंड इनमें से एचसीजी, एचपीएल आर ओनली रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अलोंग विद योर रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के एंड स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है टू रिलैक्स द लिगामेंट्स. ओके, सो एज टू ईज द आपका पाचुरेशन प्रोसेस, राइट. एंड इनमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि आता है पाचुरेशन, जिसमें आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी और एक प्लेसेंटा, ये दोनों मिलके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कॉज करती है, न्यूरो सिग्नल्स भेजती है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंड दिस ऑक्सीटोसिन कॉजेज द रिलीज ऑफ योर this causes the contractions of the smooth muscles of the myometrium, that is the uterus, and धीरे धीरे ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है. मोर ऑक्सीटोसिन, मोर इसकी वजह से आपका सर्विक्स डायलेट करेगा, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन यहाँ होता है, एंड फाइनली द बेबी इज कैन बी डिलीवर्ड. सबसे पहला आपका क्राउनिंग होगी, डायलेशन होता है, फिर क्राउनिंग यानी बेबी का हेड नजर आने लगता है, एंड उसके बाद में बेबी की डिलीवरी होती है, एंड लास्ट स्टेप इज द डिलीवरी ऑफ द the placenta. The placenta has to be also released out. It cannot be left inside the mother only because it's of no use now, right? It's vestigial, basically it's of no use, so उसको हटाना पड़ता है वहां से. Okay, राइट, क्लियर हो गई इतनी बातें. एंड या सो बेसिकली ये भी देखा जाता है कि ना प्लेसेंटा में से आपके कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड उसका भी एक एक्शन देखा जाता है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहां रिलीज होते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है. साथ में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी गिर जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी लूज होने लगते हैं, मतलब उसका मेंटेनेंस भी खत्म होने लगता है. तो ये तीनों चारों फैक्टर्स मिलके पाचुरेशन कॉज करते हैं. लास्टली आता है लैक्टेशन, जिसमें आपको बताया था कि शुरुआत के कुछ दिन में कोलेस्ट्रॉम रिलीज होता है, येलोइश फ्लूइड है, हाईली न्यूट्रिटिव फॉर द बेबी, बहुत ज्यादा इसमें इम्यूनिटी होती है, एवरीथिंग दैट अ बेबी नीड्स. इसके बाद भी 6-8 महीने तक इंटेंस लैक्टेशन फीमेल मदर्स में चलती है, मतलब मदर्स आर ऑब्वियसली फीमेल, सो इंटेंस लैक्टेशन मदर्स के अंदर होती है. एंड स्टूडेंट्स, जब तक कि बच्चे को ये 6 महीने तक डॉक्टर एडवाइस करता है कि एक्सटर्नली कुछ भी हमें फीड करने की जरूरत नहीं है, द बेबी कैन सिंपली बी फेड ऑन द मिल्क ओनली, द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर. ठीक है, इवन नॉट इवन द वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट. सो या दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर अच्छे से समझ में आया कमेंट करके जरूर बताना. थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर.